हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन मिश्रा आपका श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहां पर यूपी पीसीएस के लिए जो जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी पर काम कर रहे हैं। इसको हम लोगों की कोशिश है कि स्टेप बाय स्टेप जो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं और जो टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। आपकी अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो आपको याद होगा कि आपके लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि जो पहला प्रश्न रहता है गद्यांश को लेकर के, उस गद्यांश की व्याख्या को लेकर के मैंने बताया था। पर फिर से आज एक बार मैं आपको जो है रिकॉल करा देता हूँ। जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी, इसमें जो पहला प्रश्न रहता है, सभी प्रश्न एक तो अनिवार्य होते हैं, तो इसका जो पहला प्रश्न रहता है वो एक गद्यांश का रहता है। जिसमें आपको एक गद्यांश दिया होगा और उस गद्यांश को लेकर के यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं मोस्टली। कभी कभी 4 भी प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन आप जो है देखेंगे यहाँ पर 3 प्रश्न रहेंगे मोस्टली 3 के संदर्भ में। तो पहला प्रश्न रहता है गद्यांश को लेकर के इसके भावार्थ को लिखने का। प्रश्न रहेगा भावार्थ, गद्यांश का भावार्थ क्या है। तो उसमें आपको भावार्थ में बताना है कि इस गद्यांश का भावार्थ क्या है। वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि भावार्थ कैसे जो है लिखते हैं, भावार्थ के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ये आपको पिछली क्लास में बताई गई थी। एक इससे और प्रश्न बनता है, वो है अवधारणा को लेकर के प्रश्न। और फिर अंतिम जो प्रश्न आता है इसमें वो व्याख्या को लेकर के प्रश्न आता है, जिसमें कभी कभार 4 व्याख्याएं, कभी 3 व्याख्याएं, लगभग 3 दी हो रहती हैं, कभी 4 हो जाती हैं, कभी 3 हो जाती हैं, उससे कम नहीं के बराबर होती हैं। तो इसलिए आप ये कोशिश करिए कि 3 और 4 व्याख्याएं जो है रहेंगी, उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें। व्याख्या करने के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि व्याख्या कैसे करेंगे। अब व्याख्या के बाद एक और गद्यांश इसमें आता है, जो गद्यांश नंबर 2। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा, याद करिए आप लोग, कि जो गद्यांश इसमें 2 रहते हैं। जो पहला वाला गद्यांश रहता है, उस गद्यांश का मूल उद्देश्य रहता है कि आपको चूंकि पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो वो आपको जांचना चाहता है, परखना चाहता है आयोग, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है चीज़ों को एलेबरेट करने की कि नहीं है। आप चीज़ों को किसी को समझा सकेंगे कि नहीं समझा सकेंगे। क्योंकि भाई अगर सरकारी जो भर्ती होती है, अधिकारियों की भर्ती, चाहे उसमें लोक सेवा आयोग हो, केंद्र लोक सेवा आयोग हो, चाहे जो है यूपीएससी हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो उसमें क्या होता है, उसका काम यही होता है कि हम अपनी परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का हर स्तर पर परीक्षण करेंगे और उसके बाद हम मुहर लगा देंगे कि ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है और इसको लिया जा सकता है। तब उसके बाद अंतिम रूप से सरकार उसको अपनी सेवाओं में चयनित करती है। तो यहाँ ये जो गद्यांश है उसी का एक स्टेप है। यहाँ पर आपकी व्याख्या करने की क्षमता समझना चाहता है आयोग कि आप किसी बात को लेकर के आप जो है उसको व्याख्या कर पाएंगे कि नहीं। अगर छोटी सी बात आपके अधिकारी ने कह दी और जनसमूह को समझाना हो, तो उस कंडीशन में आप जो है पता लगा छोटी सी बात, सर ने तो यही लाइन बताई थी, अब फिर मैं आगे क्या बताऊं, तो आप नहीं बता पाएंगे, तो फिर दिक्कत आएगी, कैसे जनसमूह को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस वजह से इस व्याख्या का उद्देश्य होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कितनी ओपन है, कितना आप चीज़ों को समझा सकते हैं, ये बताना। अब इसी के साथ में एक दूसरा गद्यांश से लेकर के प्रश्न रहता है। वो प्रश्न जो रहता है वो मूलतः गद्यांश ही रहता है, लेकिन अब आपके मन में आता होगा कि सर यहाँ पर 2 गद्यांश, एक पहले दे ही चुका है, फिर दूसरा गद्यांश उसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो आप उनके प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है, प्रश्नों की जो टेंडेंसी है, उसको देखें। प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो पहले गद्यांश में मैंने क्या देखा कि इसमें भावार्थ आपसे पूछेगा, इसमें आपसे व्याख्या पूछेगा। लेकिन जो दूसरा वाला गद्यांश होगा
उस गद्यांश में चीजें कुछ अलग हटके होंगी। अब क्या अलग हट करके होंगी उसको हम देखते हैं। जो दूसरा गद्यांश है, आपका दूसरा प्रश्न भी होगा ये प्रश्न पत्र में। इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया रहेगा। इस गद्यांश से भी आपके 3, कभी 4, कभी 3 ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कौन किस टाइप के प्रश्न हैं, यहाँ हम उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न रहता है यहाँ पर कि गद्यांश के जो शीर्षक लेखन को लेकर के, गद्यांश का शीर्षक लिखिए। गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। इसके बाद में यहीं से एक दूसरा प्रश्न बनता है, वो बनता है अवधारणात्मक प्रश्न। अवधारणात्मक प्रश्न कैसा होगा कि इसमें जो आपका गद्यांश दिया होगा उसी गद्यांश से लेकर के एक प्रश्न, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के किसी भी तरीके का जो है एक प्रश्न पूछ सकता है। तो आप यहाँ पर उस अवधारणात्मक प्रश्न को सामान्य रूप में उत्तर दे देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चुनौती या ऐसा कोई चैलेंज तो है नहीं। तीसरा एक प्रश्न रहता है जो बहुत ही अहम प्रश्न रहता है या बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, वो प्रश्न रहता है आपका संक्षेपण को लेकर के। संक्षेपण को लेकर के संक्षेपण को लेकर के तो इसमें संक्षेपण को लेकर के फिर वही बात आ जाती है जो जैसी मैंने अभी आपको बताई थी कि यहाँ इस गद्यांश के माध्यम से जो बोर्ड है, जो आयोग है, वो यह जानना चाहता है कि आपके अंदर, अगर मान लीजिए जैसे आप किसी भी तहसील में एसडीएम हैं और कोई आपके तहसील में आता है और आपको समझाने लगता है कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये घटना हुई, उसके बाद ये बात हुई, तो उसने आपको आधा घंटा चीज़ों को बताया, ये हुआ। तो अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि आप उन बातों को संक्षेप में मूल रूप से उसके सार तत्व को 2 लाइनों में, कुल मिलाकर के आपका कहने का मतलब हुआ ये, आपने उसको 2 से 3 लाइन में बता दिया। तो अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है तो आप एक अच्छे अधिकारी जो है सफल अधिकारी नहीं माने जाएंगे। तो इसी वजह से आयोग आपके व्यक्तित्व में इस विषय पर भी परीक्षण करता है, जांचता है, आपको परखता है कि आखिर आपके अंदर संक्षेपित करने की बात की कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी होती है तो आप एक अच्छे अधिकारी और सफल अधिकारी के रूप में स्थापित होते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए सफल क्या है या अच्छा क्या है, हमको अच्छे मार्क्स मिल जाएं वही अच्छा है। तो सीधी सी बात, जो जितनी बेहतर तरीके से संक्षेपण करेगा वह जो है उतनी अच्छी तरीके से उसमें उसको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो ये 3 प्रश्न मोस्टली रहते हैं और ये जो प्रश्न रहता है ये पहला प्रश्न मोस्टली रहता है आपका 5 मार्क्स का। अगर यहाँ पर 3 प्रश्न हैं तो दूसरा प्रश्न भी 5 मार्क्स का रहेगा और जो तीसरा प्रश्न रहेगा ये आपका 20 मार्क्स का रहता है। यानी टोटल 30 मार्क्स का ये वाला गद्यांश, आप समझ सकते हैं कितना इसका अहम रोल है, और प्लस 30 मार्क्स का दूसरा वाला गद्यांश। अगर आप दोनों गद्यांश अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं यानी 30 + 30 60 में अब आप कितने मार्क्स ला रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जो लोग 100+ जाते हैं, 105, 110, 115, वो लोग अनडाउटली इसमें बेहतर करते हैं ग्रामर के साथ साथ में। ग्रामर में तो सभी बच्चे करते ही हैं भाई, ग्रामर ऐसी चीज़ है जिसमें आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द रटना है, रट जाएंगे, विलोम लिखना है, विलोम तैयार कर लेंगे। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है 60 अंक हैं, ये आपकी रचनात्मकता, आपकी विश्लेषण क्षमता, आपकी समझ, इस पर डिपेंड करते हैं। क्लियर।
बहुत आसान शब्दों में आप इनको समझिए कि ये जो 60 प्रश्न हैं ये आपके हाथ के हैं। अगर आपकी समझ अच्छी है, आपने अच्छी प्रैक्टिस करी, आपने अच्छा अभ्यास किया, तो इसमें आप बेहतर कर सकेंगे। अब आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? अब वही अभ्यास कैसे आप करेंगे, वो जो मैंने अनुभव अर्जित किया है इतने अपनी तैयारी के दौरान, इतने लंबे वक्त के दौरान, उस अनुभव से को मैं आपसे साझा करूँगा। मैं बताऊँगा कैसे आप 60 में नियर अबाउट 40 मार्क्स तक आराम से ले सकते हैं। 40-45 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो 40 to 45 अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो इट मीन्स आप 100 क्रॉस कर जाएंगे अगर आपने ग्रामर अच्छे से तैयार की है तो। इस वजह से इन 60 क्वेश्चंस का बहुत रोल है, 60 अंकों का आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूं कि आप इसमें कैसे काम करेंगे जब आपको बेहतर, दूसरों की तुलना में बेहतर मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे यहां पर यहां पर इसके शीर्षक को लेकर के। शीर्षक को लेकर के जैसा कि भी मैंने आपको बताया, जो इसका शीर्षक रहता है ये आपका 5 अंकों का रहता है। कितने अंकों का? 5 अंकों का। इन 5 में किसी को जो है 1 भी मिलता है, किसी को 1.5 भी मिलता है, किसी को 4 भी मिलते हैं। 5 में 5 तो न ही के बराबर मिलते हैं, लेकिन 4 तक जो है अगर आपका शीर्षक अच्छा है तो आप ला सकते हैं। अब शीर्षक कैसा हो जो मुझे 4 मिले, जो दूसरों की तुलना में मैं बेहतर कर सकूं, मुझे दूसरों की तुलना में अच्छे मार्क्स मिल सकें, तो कैसा शीर्षक होना चाहिए? तो शीर्षक को लेकर के कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं। एक तो शीर्षक लिखने से पहले आप गद्यांश को 2 से 3 बार कम से कम पढ़ें। गद्यांश को 2 से 3 बार कम से कम पढ़ें। दो से 3 बार पढ़ें। इसके बाद में आप उसको चिंतन करें कि आखिर जो है इसका सटीक शीर्षक क्या होगा। इसी चिंतन के दौरान आपके मन में हो सकता है 2-3 शीर्षक आ जाएं। मान लीजिए एक पहला शीर्षक आता है, आपने गद्यांश को पढ़ा, आपके हिसाब से कोई भी पहला एक शीर्षक आया, ए शीर्षक आया। फिर इसके बाद आपने गद्यांश को पढ़ा, फिर आपके माइंड में जो है फिर लगता है कि नहीं, ये शीर्षक में मज़ा नहीं आया, थोड़ा जो है कुछ दूसरा होना चाहिए और ये पूर्णता नहीं दे पा रहा है बात को। शीर्षक का मतलब क्या होता है? शीर्षक का मतलब होता है कि जो भी आपकी समग्र कार्यवाही है, समग्र कार्य प्रणाली है, या समग्र जो आपकी बात है, उसका 2 से 3 शब्दों में निचोड़, यही शीर्षक होता है। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो मैंने शीर्षक चयनित किया है उसमें बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा मैंने पैराग्राफ को पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर हो सकता है आपके माइंड में दूसरा शीर्षक आए कि नहीं, ये शीर्षक ज़्यादा प्रभावी होगा। फिर आपने शीर्षक लिख लिया और ये जो एक्टिविटीज़ होंगी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपकी रफ पेज पे होंगी। कहाँ होंगी? आप जो आपका पेज मिलेगा, स्पेस मिलेगा क्वेश्चन वाला, वहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यूपी में जो कॉपी मिलती है वो प्रिंटेड कॉपी रहती है। वहाँ पर आपका सीधे वहाँ पर लिखा होगा शीर्षक के गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, शीर्षक के लिए जगह दी होगी और फिर उसके बाद जो है अगला प्रश्न वहीं पर दिया होगा। तो इस वजह से आप ध्यान रखेंगे कि इसको ये जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो रफ पेज पर करेंगे। आपने दूसरा शीर्षक लिख लिया। दूसरा शीर्षक लिखने के बाद फिर आपके मन में आता है कि नहीं साहब, कुछ तो छूट रहा है, कुछ मज़ा और नहीं आ रहा है। फिर आपने गद्यांश को एक बार पढ़ा, सरसरी नज़र में देखा तो लगा कि नहीं, एक इसका शीर्षक ये भी हो सकता है। मान लीजिए सी शीर्षक आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आपने
तीनों शीर्षक लिख लिए। यहाँ पर आपने जो तीनों शीर्षक लिखे, अब तीनों शीर्षक में आपने शीर्षक ए, शीर्षक बी और शीर्षक सी तीनों पर विचार करना स्टार्ट किया कि अगर ए जो है इसको मैं हटाऊंगा तो वो किस बेस पे हटाऊंगा। आप ए को हटाइए, जो भी तर्क या जो भी आपको लग रहा है, फिर आप बी पर सोचिए, क्या बी उस जो मूल भाव है गद्यांश का, मूल कहने का अर्थ है, उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो मैं बी को भी हटाऊंगा। अगर सी पर जाएंगे, इसका मतलब अगर दो नहीं कर रहे हैं, सी कर रहा है, तो सी को मैं चयन करूंगा कि सटीक शीर्षक ये होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में जो दूसरा शीर्षक आया दूसरी बार में वो अच्छा हो जाए आपके तीसरे और पहले शीर्षक की तुलना में, तो आप यहां पर क्या करेंगे, दूसरे शीर्षक को आप जो है सटीक मानेंगे और उसको जो है अंतिम रूप से अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। तो कुल मिलाकर के शीर्षक चयन के लिए आपको यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि इस तरीके से हम शीर्षक का चयन करेंगे और तब जाकर के शीर्षक आपका परफेक्ट होगा। और शीर्षक जो है, जो आपका गद्यांश है उसके सभी आयाम हैं, सभी पक्ष हैं, उनको बयां कर रहा हो, उनको बता रहा हो, वो शीर्षक ज़्यादा सटीक होता है। इसी वजह से हमेशा शीर्षक जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, वो हमेशा आपका समावेशी होना चाहिए। क्लियर? अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसमें सेकंड पार्ट में गद्यांश 2 में थे अवधारणात्मक प्रश्न। अवधारणात्मक प्रश्न, अवधारणात्मक प्रश्न में बहुत आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके गद्यांश में दिया हुआ होगा, वो आप सीधे गद्यांश पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसने क्या पूछा है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखेंगे आप अच्छी तरीके से, ये जो प्रश्न रहेंगे वो एसएससी के लेवल के प्रश्न नहीं रहेंगे। वो अवधारणात्मक प्रश्न एसएससी लेवल में कैसे कि होता है उसमें, या बैंकिंग वगैरह एग्जाम्स में, कि उसमें क्या होता है कि जो है डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ दिया और वो प्रश्न की जो है कुछ लाइन या एक दो शब्द जो है आपको मिलेंगे गद्यांश में, आपने वहीं से जो है सीधे उठा लिया उसका आंसर या आंसर पर तुरंत पहुंच गए। ये प्रश्न ऐसे नहीं रहते हैं। ये जो अवधारणात्मक प्रश्न रहते हैं वो मूलतः जो पूरे गद्यांश में जो कहना चाहता है या उसका जो सेंट्रल आइडिया है उनको लेकर के कुछ ऐसे प्रश्न बने रहते हैं जो वहाँ पर दिए तो नहीं रहते हैं, लेकिन आपने जो गद्यांश को लेकर के पढ़ करके समझा है उसके आधार पर आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो आप इनके लिए भी तैयार रहेंगे कि आखिर ये प्रश्न कैसे होंगे, और सामान्य समझ पर होंगे। आप गद्यांश जब पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इसका उत्तर आप एक्सेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसका सबसे अहम पार्ट, उस पर आएंगे हम लोग। और हाँ, याद रखेंगे ये भी आपका 5 मार्क्स का होता है। अब हम आ रहे हैं इसके जो सबसे अहम पार्ट पर, वो है पार्ट थर्ड, जो क्या है, संक्षेपण। संक्षेपण। अब संक्षेपण को लेकर के कुछ कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि संक्षेपण को लेकर के क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्योंकि संक्षेपण सभी लिख करके आते हैं। इसी संक्षेपण में ये आपका जो संक्षेपण होता है कितना, 20 मार्क्स का। इसी संक्षेपण में किसी को मिलते हैं 10, इसी संक्षेपण में किसी को मिलते हैं 14, 13 to 14 मार्क्स। किसी को मिलते हैं 5 to 7 मार्क्स। आखिर ये जो 7 मार्क्स का जो वेरिएशन है वो क्या है? जो 7 मार्क्स का ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन कैसे आएगा? ये डिपेंड करेगा आपके संक्षेपण की कला पर।
आपको लगता तो होगा, एक दो सामान्य सी शर्तें जो आपने किताबों में पढ़ी होंगी कि भाई संक्षेपण 1/3 होना चाहिए। आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, उसमें से जो है अगर 20 पंक्तियां हैं तो आपने उसमें से 6-7 पंक्तियां ले ली और आपका 1/3 कंप्लीट हो गया। तो जब इस तरीके से अगर आप संक्षेपण लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस संक्षेपण में आपको 5 से 7 मार्क्स ही मिलेंगे, जब आप जो है 20 पंक्तियों की 7 पंक्तियां बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से संक्षेपण लिखने की ये जो कला है, ये जो स्टाइल है आपकी, वो उचित नहीं है। अब फिर उचित स्टाइल क्या है जिसके माध्यम से हम जिसको ध्यान रखें और बेहतर संक्षेपण कर सकें और हम उसमें 13 to 14 मार्क्स जो है गेन कर सकें? इसके लिए मैं कुछ सावधानियां बताता हूं जिनके आधार पर आप काम करेंगे तो आपका जो संक्षेपण होगा वो बहुत बेहतर होगा। जैसे एक तो संक्षेपण की जो भाषा होनी चाहिए वो एकदम सटीक, स्पष्ट और अनुशासनात्मक होनी चाहिए। जो आप भाषा लेटर में यूज करते हैं, एक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, जो भाषा आप लेटर में यूज करते हैं, लेटर वाली भाषा को ही संक्षेपण में प्रयोग करने की कोशिश करें। क्योंकि लेटर की भाषा कैसी होती है? टकसाली भाषा होती है, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अनुशासनात्मक भाषा होती है, बिखराव नहीं होता है। यही तो हम लोग पत्रों में पढ़ते हैं जो हमारे यूपी में है। तो वही जो पत्र की भाषा है उसको यहाँ आप यूज करेंगे तो आपका संक्षेपण बहुत ही प्रभावी होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं बात बता रहा हूँ आपको। इसके बाद में जब आप भाषा के स्तर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो अगर गद्यांश में आपके कोई भी मुहावरे प्रयोग किए गए हैं, लोकोक्तियां प्रयोग की गई हैं, ऐसे कोई भी जो है स्लोगन प्रयोग किए गए हैं तो उनसे आपको बचना है। अगर यहाँ पर संक्षेपण में आपके मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, या कोई स्लोगन प्रयोग किया गया है, स्लोगन समझते होंगे, स्लोगन समझते होंगे, तो स्लोगन प्रयोग किया गया है, इनका अगर प्रयोग किया गया है तो इनका प्रयोग आप संक्षेपण में नहीं करेंगे। इनका प्रयोग संक्षेपण में किसी भी स्थिति में नहीं करना है। आपको इनकी जगह पर जो भी सटीक शब्द आपके नज़रों में आए, आपके माइंड में आए, उसका प्रयोग करना है, न कि मुहावरों का प्रयोग करना है या जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। अब जैसे मान लीजिए आपका जो है गद्यांश है, गद्यांश में दिया हुआ है उल्टे बांस बरेली के, गद्यांश में दिया हुआ है अधजल गगरी छलकत जाए, गद्यांश में दिया हुआ है गंगा गए या गद्यांश में दिया हुआ है कि नाम बड़े दर्शन थोड़े। तो कोई भी अगर ऐसे आपके मुहावरे या वाक्यांश दिए हुए हैं तो उनको आप संक्षेपण में प्रयोग नहीं करेंगे और उनकी जो विशेषताएं हैं, जो मूल भाव है, उसको आप संक्षेपण में प्रयोग करेंगे। तो ये संक्षेपण की मूल रूप से आपको संक्षेपण कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैंने बताया। इसके साथ में संक्षेपण को लेकर के कुछ चीजें और ध्यान रखने के लिए जरूरी है। वो क्या है? जैसे जो संक्षेपण होना चाहिए वो आपका कुल शब्दों का 1/3 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो संक्षेपण है, मान लीजिए गद्यांश ये है आपका, ये गद्यांश है, इसमें कुल प्रयुक्त शब्द कितने हैं? कुल प्रयुक्त शब्द मान लीजिए इसमें 150 या और जो भी आप रख लीजिए 300, जो भी रखना हो, इतने शब्द प्रयोग किए गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो कोशिश रहेगी या आप जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि जो यहाँ पर आपके द्वारा लिखे गए शब्द होंगे, लिखे गए जो शब्द हैं वो शब्द इसका 1/3 होने चाहिए। कितना? 1/3, 1/3। यानी अगर 150 है तो
आपको यहाँ पर 50 वर्ड्स, अगर 300 का है तो आपका 100 वर्ड में आपका संक्षेपण होना चाहिए। तो ये 1/3 जो है वो संक्षेपण के लिए शब्द सीमा रहती है, आप इसका पालन करेंगे। और एक चीज़ जो है सामान्य रूप से प्रचलित है प्रयागराज में, और आयोग के जो तैयारी कर रहे हैं या टीचर्स के माध्यम से भी या सामान्य रूप से भी, और अपेक्षा भी कहीं कहीं की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अनिवार्यता है, अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आप अगर उसको प्रयोग करेंगे तो बेहतर भी हो सकता है। वो ये कि जब आप गद्यांश का संक्षेपण लिखें, संक्षेपण जब लिखें, संक्षेपण के बाद में आप क्या करें, यहाँ पर उसकी जो कुल प्रयुक्त शब्द सीमा है उसको लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर कुल प्रयुक्त शब्द लिख दें, कुल प्रयुक्त शब्द, तो जो भी है आपके अगर 50 शब्द हैं, 100 शब्द हैं, जो भी शब्द हैं उनको गद्यांश के लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरीके से आप गद्यांश को सॉल्व कर लेंगे आसानी से और आपका संक्षेपण एक अच्छा संक्षेपण तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इतना सब समझने के बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे होता क्या है कि जैसे आपने किसी चीज़ को समझ लिया और समझने के बाद अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में नहीं पड़ी रहती चीज़ें, वो क्या होती है, स्लिप कर जाती हैं। इस वजह से जब भी कोई चीज़ अगर हम ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो एप्लीकेबल चीज़ है, तो उसको हम पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करते हैं, तब वो हमारे परमानेंट मेमोरी में चीज़ें पड़ जाती हैं और लॉन्ग टर्म तक मुझे याद रहती है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम विशेष रूप से जो 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के उसमें जो गद्यांश दिया है उस पर थोड़ा जो है प्रैक्टिस कर लेंगे कि आखिर कैसे प्रश्न यहाँ से बनता है या बन सकता है। आपको एक गद्यांश दिख रहा होगा, जो प्रश्न नंबर 2 हमारे प्रश्न पत्र में है, ये 2022 का प्रश्न पत्र है। 2022 में प्रश्न नंबर 2 जो आया है वो संक्षेपण को लेकर के ही है, तो उसके बारे में हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि जो सब कला जो है वो आपको गद्यांश का आपने कितनी अच्छी तरीके से समझा है, उसको पढ़ा है, इसकी कला है। जितना आपने अच्छी तरीके से गद्यांश को पढ़ा होगा, समझा होगा, उतनी अच्छी तरीके से आंसर दे सकेंगे। इसलिए इसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे। तो देखता हूं कि जो है इसका आंसर इसको कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना, गद्यांश पढ़ना भी अपने आप में एक कला है। भारत में अपना समाज शास्त्र रचने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है, पहला ही शब्द इसने कह दिया, भारत में अपना समाज शास्त्र रचने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर 3 टर्म को हमने अंडरलाइन कर लिया, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको अंडरलाइन साथ में करते चलेंगे। फिर कह रहा है, पश्चिम का समाजशास्त्र जिस मानव केंद्रित सामाजिकता और उसकी आधारभूत समता की बात करता है वह किंचित अपर्याप्त है। फिर इसने क्या कह दिया, पश्चिम का समाजशास्त्र। यहाँ पर भारत का समाजशास्त्र और यहाँ पर पश्चिम का समाजशास्त्र। तो इसने बताया कि भारत को समाजशास्त्र अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, कुछ ऐसी कमियां रही होंगी, क्योंकि अधिकांशतः जो है दर्शन और समाजशास्त्र के संदर्भ में जो है हम यूरोप से प्रभावित हैं। जितनी भी किताबें आती हैं ज़्यादातर देखिए यूरोप के थिंकर्स को डालते हैं, फिलॉसफी हो चाहे सोशोलॉजी हो, पवेड हो, तो यूरोपियन जो या वेस्टर्न थिंकर्स को डालते हैं।
तो लेकिन वहाँ के थिंकर्स को इस गद्यांश के हिसाब से उनमें कुछ कमियां हैं। कैसे कमियां हैं? ये कह रहा है कि ये बात तो करते हैं सामाजिकता और जो है मानव केंद्रित सामाजिकता और समाज समता की, लेकिन यह अपर्याप्त है। ये क्या है? इनसफिशियंट है, अपर्याप्त। तो इसका मतलब कुछ कमियां हैं। अब उन कमियों में क्या कमियां हैं उनको हम देखेंगे। आगे बता रहे हैं ये कि मनुष्य तक ही जीवन सीमा नहीं है। क्या है? ये जीवन सीमा को बता रहे हैं कि ये मनुष्य तक ही नहीं है। मनुष्य जब अपने समाज के चर अचर जीवन के साथ ओतप्रोत है, आसपास की क्षति से जब उसकी भी क्षति होती है तो उसका दायित्व तो बढ़ जाता है। यह सही है कि जिस प्रकार तर्क प्रज्ञा मनुष्य को प्राप्त है, ये कह रहा है कि तर्क प्रज्ञा जिस प्रकार मनुष्य को प्राप्त है वह अन्य प्राणियों को नहीं। अन्य प्राणी मतलब कोई भी जीव जंतु है उसको तर्क शक्ति नहीं होती है। भाई आपने साइंस जब पढ़ा होगा प्री के लिए, उसमें पढ़ा होगा कि मनुष्य के पास दिमाग होता है और जीवों के पास दिमाग नहीं होता है। एक बार आपको याद होगा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के पास दिमाग होता है, तो उसमें उसका आंसर जो है कई ऑप्शन दिए थे, तो चींटी था। चींटी के पास केवल जीवों में दिमाग होता है थोड़ा बहुत, इसीलिए चींटी देखिए सामूहिकता को इंगित करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अन्य प्राणियों के पास दिमाग नहीं होता जैसे तर्क शक्ति और क्षमता मनुष्य के पास होती है। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, पर उस अन्य को भी कुछ ऐसा प्राप्त है जो मनुष्य को नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि वो जो दूसरे जीव हैं, ईश्वर प्राकृतिक न्याय जिसको बोलते हैं, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, तो नेचुरल जस्टिस क्या है? ईश्वर ने कुछ चीज़ें आपको बेहतर दी हैं पशुओं और जीवों की तुलना में, जैसे दिमाग, ऐसे ही जीवों पशुओं को भी कुछ चीज़ें दी हैं हम लोगों की तुलना में बेहतर, जैसे पंख। अगर इंसान को भी पंख हो जाते तो हम लोग देखो ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा जो है होता एकदम जीरो हो जाता, लेकिन प्रकृति ने नहीं दिया, जीवों को दिया। तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें ईश्वर ने जीव जंतुओं को भी दी हैं जो बहुत अहम होती हैं। वो यही बात बता रहा है, कह रहा है कि ऐसा प्राप्त जो मनुष्य को नहीं है, और उस अप्राप्त की प्राप्ति को श्रद्धा होनी चाहिए। जो मनुष्य को नहीं मिल सका है प्रकृति के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से, उसके प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए, न कि उन चीज़ों के प्रति हम लोगों के अंदर कोई द्वेष होना चाहिए। आगे बात कह रहा है कि हमारा संगठन मतलब मानव समाज की बात कर रहा है, हमारा संगठन उसकी सत्ता को नकार कर या हे मानकर होगा, जैसा पिछले 300 वर्षों से हुआ है। तो यह जितनी उनकी क्षति करेगा उससे अधिक मनुष्य की क्षति होगी। यह बात तो अब प्रमाणित हो चुकी है। तो इसका मतलब हुआ, कह रहे हैं कि अगर हम दूसरे जीवों के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, तो वो उससे ज़्यादा क्षतिकारक होंगी जो हम दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की क्षति पहुंचाएंगे। जैसे आज के समय में जो आपदाएं हैं, आपदाओं का भी क्या है भाई, जब हम शोषण कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का या अविवेकपूर्ण दोहन कर रहे हैं, तभी तो आज प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ जैसी समस्याएं, हिमस्खलन जैसी समस्याएं या बादल के फटने जैसी समस्याएं अब आम होने लगी हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं। तो ये वही बात यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप जो है प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान नहीं करेंगे तो उससे आपकी ही क्षति नहीं, उनकी ही क्षति नहीं होगी, आपकी भी क्षति होगी। ये सब चीज़ें मैं जोड़ जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ, वरना ये पैराग्राफ में नहीं है, लेकिन ये जोड़ना आपकी सोच को इस पैराग्राफ के संदर्भ में बढ़ा देगा और आपको एकदम ओपन कर देगा कि आखिर क्या कहना चाह रहा है ये गद्यांश लेखक। फिर आगे बढ़ते हम लोग। अब कह रहा है आगे, इसलिए समाजशास्त्र को मानव केंद्रित
दृष्टि का ध्यान सर्वभूत हित पर जाना चाहिए। फिर वही बात आ गई, कल मैंने आपको बताया था कि सर्वहित, सर्वभूत हित, यह 3 शब्दों से मिलकर के बना है। सर्व प्लस भूत प्लस हित। सर्व मतलब क्या हुआ? सभी। सर्व मतलब सभी, और भूत मतलब प्राणी। प्राणी का मतलब मनुष्य ही मत समझना, जीव। और हित का मतलब हुआ क्या? कल्याण। कल्याण। देखिए एक शब्द में कितनी बड़ी बात जो है पैराग्राफ में इन्होंने कह दी। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसलिए समाजशास्त्र की मानव केंद्रित दृष्टि का ध्यान सर्वभूत हित पर जाना चाहिए। दूसरी बात समता की है। सम शब्द का व्युत्पत्ति से अर्थ तो सतमात्र हो, अर्थात शुद्ध सत्ता हो। इसलिए समता का अर्थ शुद्ध समता को सर्वत्र देखना है। यानी इनका मतलब है कि समता का मतलब शुद्ध समता। समता इस प्रकार एकत्व है। समता क्या है? एकत्व है, यानी एकत्व होगा तभी तो समता है। फिर एकत्व बुद्धि है। समता क्या है? एकत्व बुद्धि है। लेकिन ये बराबरी नहीं है, क्योंकि पृथकत्व के बिना बराबरी की बात ही नहीं सोची जा सकती। दो वस्तुएं अलग होंगी तभी वे बराबर या गैर बराबर दिखेंगी। जब एक हैं तो फिर बराबरी या गैर बराबरी का सवाल ही नहीं उठता। प्रश्न देख लिया आपने? प्रश्न आपने देख लिया। अब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहा गया, क्या पूछा गया। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसके जो प्रश्न हैं वो कैसे हैं, उनका हम उत्तर कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। तो उचित शीर्षक आप कैसे चुनेंगे? उचित शीर्षक चुनिए। शीर्षक चुनने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको पढ़ने के बाद आप जो 2-3 शीर्षक आपके माइंड में आएंगे। अब जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप इसके माइंड में मान लीजिए पहला शीर्षक इसका कुछ भी आता है। जैसे मान लीजिए आपके माइंड में पहला शीर्षक आ गया मान लीजिए ये पहला आपका शीर्षक है, ये आ गया समावेशी भारतीय समाज। भारतीय समाज। या दूसरा शीर्षक आपके माइंड में आ गया, आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद इस पर 2-3 बार सोचा, तो दूसरा शीर्षक आ गया आपका। दूसरा शीर्षक आपके माइंड में मान लीजिए आ गया भारतीय समाज की विशेषताएं। और फिर आपने पढ़ा, आपको फिर जो है संतुष्टि नहीं मिली, तो आपने तीसरी बार पढ़ा, और तीसरी बार मान लीजिए आपका शीर्षक आ जाता है। तीसरा मैं इधर लिख ले रहा हूँ। तीसरा शीर्षक मान लीजिए आपने पढ़ा, लगा आपको ये समावेशी नहीं है, तो तीसरा शीर्षक आ जाता है कि पाश्चात्य और भारतीय समाजशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है फिर कि हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करते चलेंगे।
कि आखिर कौन सा शीर्षक सही होगा। पहला शीर्षक पढ़ेंगे, पहला शीर्षक पढ़ने के बाद देखेंगे कि ये समावेशी है कि नहीं। इसमें बात तो कही गई है, शीर्षक भी ठीक है, लेकिन इसमें केवल भारतीय समाज की बात कही गई है, जबकि पैराग्राफ का पहला जो वाक्य है वो यही कह रहा है कि भारत में अपना समाजशास्त्र और पश्चिम में अपना समाजशास्त्र। अगर तो इसमें हम देखेंगे तो ये एक पक्षी शीर्षक है, तो इस वजह से ये सटीक शीर्षक नहीं होगा, इसको हम कट कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। दूसरे शीर्षक पर पहुंचेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि इसमें अनडाउटली बात तो कही गई है, भारतीय समाज की ये विशेषताएं बताई गई हैं कि ये विशेषताएं हैं, इस वजह से इस आज भारतीय समाज के अपना इतिहास रचने की आवश्यकता है, लेकिन ये भी शीर्षक समावेशी या पर्याप्त नहीं है, इस वजह से इसको भी कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी बात नहीं कही गई है। फिर हम तीसरे शीर्षक पर जो है सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो तीसरा शीर्षक जो है पाश्चात्य और भारतीय समाजशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, यह इन तीनों में सबसे सटीक शीर्षक है। और आप भी सोचेंगे, हो सकता है आपको इससे भी सटीक शीर्षक या कोई दूसरा सटीक शीर्षक मिल जाए, तो आप भी सोचने की कोशिश करिएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अंतिम रूप से इस रफ पेज से उठा करके अपने शीर्षक को अपनी जो कॉपी पर जो इसके लिए जगह निर्धारित है उस जगह पर लिख देंगे और ये आपका सटीक शीर्षक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी सावधानी से शीर्षक का जब चयन करेंगे तो इसमें अनडाउटली आपको जो है दूसरों की तुलना में बेहतर मार्क्स मिलेगा। और ऐसा शीर्षक अगर होगा तो मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उसमें 3 to 4 मार्क्स आपको ज़रूर मिलने चाहिए। वैसे इसमें मैंने भी बताया था कि 1 to 1.5 मार्क्स भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो है 3 to 4 मार्क्स 5 में ला सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है आपका? दूसरा प्रश्न अवधारणात्मक प्रश्न है, उसको आपको कुछ नहीं करना है। जो अवधारणा है उस अवधारणा को ही आपको प्रश्न के रूप में जो है उसका उत्तर देना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी मैंने बताया था कि ये अवधारणाएं सामान्य रूप से वैसी अवधारणाएं नहीं रहती हैं जो हम लोग सामान्य रूप से पढ़ते हैं। ये इनके उत्तर एक जगह आपको निहित नहीं मिलेंगे, वो पूरे पैराग्राफ से आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो इसका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है? अब ये कहीं एक जगह तो लिखा नहीं है, ये आपको सोच करके उत्तर देना है कि आखिर नए भारतीय समाजशास्त्र की रचने की आवश्यकता क्यों है। तो आपको बताना होगा कि जो हमारा अभी तक का समाजशास्त्र है वो पश्चिमी समाजशास्त्र से प्रभावित है, जबकि पश्चिमी समाजशास्त्र खुद में एक खंडित अवधारणा है या सर्वसमावेशी समाजशास्त्र नहीं है। उसमें मनुष्य की तो बात की जाती है, किंतु जो चर अचर जीव जगत प्राणी या प्राकृतिक संसाधन हैं, प्रकृति के विभिन्न आयामों की उसमें चर्चा नहीं की जाती है। अतः आज आवश्यकता है एक ऐसे समाजशास्त्र को लिखने की जो मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों को स्पष्ट करे और उनको निर्दिष्ट करे। तो इस वजह से एक अलग और नए समाजशास्त्र को लिखने की आवश्यकता है। ऐसे अगर आप आंसर लिख देंगे तो ऐसा अगर आपका आंसर होगा तो अनडाउटली इसमें भी आपको जो 3 to 4 मार्क्स मिलेंगे। वरना अगर आपको उसको ऐसी लैंग्वेज नहीं होगी, आप पैराग्राफ को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, तो आप उसको सामान्य शब्दों में लिख करके आएंगे और पता लगा कि आपको उसमें भी वही आपका 5 नंबर का है, 2 नंबर दे दिया, 2.5 नंबर दे दिया, 1.5 भी दे सकता है। तो इसलिए आप जो है अच्छी तरीके से समझे होंगे, अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अंतिम प्रश्न है वो है उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण ये आपका 20 नंबर का प्रश्न है, अभी जैसा कि मैंने बताया था। इस 20 नंबर के प्रश्न में मैंने बताया था एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर आप अच्छा कर लेंगे तो आपको 13 to 14 मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर आपका जो है ख़राब हो गया संक्षेपण तो आपको 5 to 7 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो इस वजह से आप कोशिश करिएगा, इस पर अच्छे तरीके से काम कर लेंगे। मैंने इसके लिए क्या क्या करना है उसकी भी विशेषताएँ बता दी थी, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी शर्तें हैं। अब यहाँ पर मैं संक्षेपण करने की स्टाइल भी आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ कि संक्षेपण कैसे करेंगे। तो संक्षेपण करने की आपकी स्टाइल ये होगी कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको जो है जब पढ़ेंगे पैराग्राफ पढ़ने के चक्कर में, जैसे अभी पहले पैराग्राफ हमने पढ़ा, लेकिन वो हमारी आवश्यकता थी
भावार्थ सॉरी इसके शीर्षक को लेकर के, लेकिन अब हमारा यहाँ पर माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमारा अब माइंडसेट जो होगा वो इसके शीर्षक संक्षेपण लेखन को लेकर के होगा। तो इस वजह से हमारी यहाँ पर थोड़ी स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। मैं फिर बार बार आपको यही कहता हूँ, ये चीज़ें आपको कहीं भी किताब में नहीं मिलेंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और कई वर्षों का, दसों में का मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे, इस स्टाइल पर आप काम करेंगे। पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग से यहाँ पर आप एक ब्रैकेट बना लीजिए। ब्रैकेट से अपनी बात को स्टार्ट करिए। ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर दिया। पहली लाइन क्या है, भारत में अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। पश्चिम का समाजशास्त्र जिस मानव केंद्रित सामाजिकता और आधारभूत समता की बात करता है वह किंचित अपर्याप्त है। मनुष्य तक ही जीवन सीमा नहीं है। पहला पूर्ण विराम, दूसरा पूर्ण विराम और तीसरा पूर्ण विराम। यहाँ पर हमने 3 पूर्ण विराम देखे, एक पूर्ण विराम को और ले लेंगे जिससे 4 लाइनें हो जाएंगी। मनुष्य जब अपने आसपास के चर अचर जीवन के साथ ओतप्रोत है, आसपास की क्षति से जब उसकी भी क्षति होती है तो उसका दायित्व तो बढ़ जाता है। इस कोष्ठक को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। हमारे पास कितनी लाइनें हो गई, यहाँ पर 4 लाइनों को हमने ले लिया। यानी हम समझ सकते हैं कि दिस इज द स्टेप फर्स्ट। ये क्या है, स्टेप फर्स्ट हो गया आपका। फर्स्ट स्टेप में 4 लाइनों को पढ़ा। फिर अगले स्टेप में पढ़ते हम, यह सही है कि जिस प्रकार की तर्क प्रज्ञा मनुष्य को प्राप्त है वह अन्य प्राणी को नहीं, पर उस अन्य को भी कुछ ऐसा प्राप्त है जो मनुष्य को नहीं, और उस अप्राप्त के प्रति मनुष्य को श्रद्धा होनी चाहिए। पहला पूर्ण विराम आया। फिर आगे पढ़ेंगे, हमारा संगठन उसकी सत्ता को नकार कर या हेय मानकर हो
जो आपने बस 5 मिनट। तो इस तरीके से हम इसके थर्ड स्टेप को कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हम देखेंगे जो हमारा संक्षेपण है, जो संक्षेपण की मूल शर्तें हैं कि 1/3 होना चाहिए। तो अगर हम इसको 3 स्टेप में कवर करेंगे, 4-4 पंक्तियाँ कर रहे हैं, इस 4 पंक्तियों को मैंने इसका जो निचोड़ है 1 पंक्ति में लिख दिया, फिर इसका निचोड़ 1 पंक्ति में लिख दिया, फिर इसका निचोड़ 1 पंक्ति में लिख दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, या 1 या 2 पंक्तियों में लिख दिया, तो जो गद्यांश है उसका 1/3 पार्ट हमारे पास ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 1/3 की ही ज़रूरत होती है, तो 1/3 पर हम लोग जो है उसको तैयार कर लेंगे। और दूसरी बात, जो कहते हैं कि गद्यांश में जो संक्षेपण हो उसमें उसके हर पक्ष आने चाहिए, तो इस तरीके से आपके हर पक्ष संक्षेपण में आपके समाहित हो जाएंगे और इस तरीके से एक आपका अच्छा संक्षेपण तैयार होगा, जिसमें मुझे उम्मीद है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 13 to 14, 12 to 14 ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अब हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। संक्षेपण हो गया, अगली क्लास अपनी पत्र लेखन की होगी। पत्र लेखन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, तो उस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।